सिर्फ 12 साल का एक लड़का जिसका दिल था शेर जैसा और जिसने ब्रिटिश के सामने अपने जान तक गवा दिया लेकिन घुटने नहीं टेका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का सबसे छोटा फ्रीडम फाइटर बाजी राउत के बारे में, जो अपने मिट्टी और देश के लिए खुशी खुशी ब्रिटिशों के बंदूक के गोली से कुर्बान हुए थे। चलिए जानते हैं उसकी दिल दहलाने वाला कहानी। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट का नीलकंठपुर गांव में हरि राउत और रानिया देवी के घर में हुआ था। पिता हरि राउत एक बोटमैन थे जो ब्राह्मणी रिवर पर नौका चलाते थे। बाजी ने अपने पापा को बहुत ही छोटे उम्र में खो दिया और उसकी मां ने छोटे छोटे काम करके चावल के छिलके निकालकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। और छोटी सी उम्र सिर्फ 11 साल की उम्र में बाजी ने भी अपने पिता का ही काम अपना लिया, नदी पर नौका चलाने का। एक दिन जब बाजी ने अपने माँ से कहा कि वो खाने में नमक डाले, तब उसे पता चला कि वो नमक अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नमक पर डबल टैक्स लगा था। समुद्री राज्यों में रहते हुए भी वो नमक नहीं खरीद सकते थे। कितनी दुखद की स्थिति थी ये, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ब्रिटिश लोगों ने ओडिशा के कुछ फ्यूडल स्टेट्स को लोकल किंग्स के हाथों में दे दिया था, यानी नेटिव रूल्स उन्हें चला रहे थे। इन्हीं स्टेट्स में से एक थी गडजात रीजन, जहां से बाजी राउत का संबंध था। ब्रिटिश लोग अंदर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन उनका मेन कनेक्शन था टैक्स और रेवेन्यू लेना। हर कुछ समय बाद ब्रिटिश लोग इन राज्यों से पैसा वसूल करते थे। राजा लोग ब्रिटिश को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे और इसी चक्कर में गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया। राजा ने ब्रिटिश को ट्रिब्यूट देने के लिए गांव के लोगों से जबरदस्ती पैसा और सामान लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने एसेंशियल चीजों पर हैवी टैक्स लगाया, जैसे नमक, नारियल, पान के पत्ते और किरोसिन। मजदूरों को या तो बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, जबकि उनसे राजाओं के महल और इमारतें बनवाई जाती थी। यानी ब्रिटिश और राजा दोनों मिलकर गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। बाजी ने ब्रिटिश और राजाओं के इन्हीं सब हरकतें देख के वो बहुत व्याकुल हो गया। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ 11 साल का लड़का था। वो क्या ही कर सकता था। उस टाइम पीरियड में बानर सेना नाम का एक दल हुआ करता था, जिसमें सिर्फ बच्चे थे। बानर सेना के बच्चों को ब्रिटिश फौजियों और राजा के लोगों पर नजर रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। वो ब्रिटिश के कैंप में छोटे मोटे काम करने का नाटक करते थे और वहाँ से जरूरी जानकारी ले आते थे। बाजी ने भी बानर सेना ज्वाइन कर ली। वैष्णव ने खुशी से बाजी से कहा उसने बाजी के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। उस टाइम में ब्रिटिश के विरोध हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। राजा के सिपाहियों और ब्रिटिश के ज्यादातर हमला रात में होते थे, इसलिए नदी के किनारे के घाटों को भी रात में पहरा देना पड़ता था। प्रजामंडल और बानर सेना का सदस्य भी इस काम में शामिल थे। 10 अक्टूबर 1938 की उस भयंकर रात को बाजी के 12वें जन्मदिन के 5 दिन बाद घाट पर नजर रखने की बारी बाजी की थी। उस रात खाना खाने के बाद जब बाजी ने अपनी माँ से विदाई ली तो बाहर घना अंधेरा था। घने बादल छा गए थे, तेज हवा चल रही थी और बहुत ठंड थी। बाजिया, एक दिन छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं अपना फर्ज कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद बाजी ने लालटेन लेकर तेज हवा और हल्की बारिश का सामना करते हुए अंधेरी रात में निकल पड़ा नीलकंठपुर घाट के ओर, जो भुवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। प्रजा आंदोलन का प्रमुख नेता वैष्णव चरण अभी भी ब्रिटिशों के पकड़ में नहीं आया था। 10 अक्टूबर 1938 की रात देर से उन्हें पता चला कि वैष्णव नदी पार करके तैरते हुए दूसरे किनारे के गांव में चला गया था। बहुत गुस्से में ब्रिटिश अधिकारी और राजा के सिपाही गांव से बाहर निकल पड़े और सबसे नजदीकी घाट नीलकंठपुर की तरफ दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें एक नौका मिल जाए ताकि वो ब्राह्मणी नदी को पार कर सके। तब तक कुछ गांव वाले घाट पर पहुंच चुके थे और बाजी को भी सब पता चल गया था कि क्या हुआ है। वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। हवा की रफ्तार बढ़ रही थी और अंधेरी रात में उसने देखा कि ब्रिटिश अधिकारी अपने आदमियों के साथ घाट की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे वहां पहुंच गए और नौका ढूंढने लगे और उनकी नज़र बाजी पर पड़ गई। चलो नौका निकालो, हमें नदी पार करनी है, एक सिपाही ने कड़क आवाज़ में कहा। बाजी पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों में ठंडा और कठोर नजरिया था। क्या तुम बहरे हो? एक और सिपाही ने चिल्लाकर कहा। हमें नदी पार करनी है, जल्दी करो। और ब्रिटिश अधिकारी बेचैन होने लगा। उसने कहा,
तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हम तुम्हें दुगने पैसा देंगे, नौका ले चलो। बाजी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरी आवाज में कहा, मैं नौका नहीं निकालूंगा, ये नौका प्रजामंडल की है और मैं तुम दुश्मनों को इसे इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। पहले प्रजामंडल की मांगे मानो। अधिकारी और सिपाही बाजी की हिम्मत देखकर क्रोध से पागल हो गए। ओए, तू किससे बात कर रहा है? समझता क्या है अपने आप को? अगर अभी नौका नहीं निकाली तो तुझे मार डालेंगे, एक सिपाही ने गरज कर कहा। बाजी अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर से मना कर दिया। जो सिपाही उसे धमका रहा था उसने तुरंत राइफल के पिछले हिस्से से बाजी के सिर पर जोर से वार कर दिया। बाजी का सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन बाजी का इरादा लोहे की तरह मजबूत था। कुछ मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को घसीटकर नौका तक ले गया और अपना शंख उठाया जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने अपने बचे हुए सारे बल से शंख बजा दिया। ब्रिटिश अधिकारी बाजी जैसे जवान शेर की हिम्मत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीधा उस पर गोलियां चला दी। इस प्रकार उस नौजवान ज्योति को हमेशा के लिए बुझा दिया। बाजी के फूंके हुए शंख की आवाज़ सुनते ही गांव वाले मसाले लेकर बड़े संख्या में घाट की ओर दौड़ पड़े। जब तक वे वहां पहुंचे तब तक अंग्रेज नौका लेकर निकल चुके थे। बाजी राउत ने 12 साल की उम्र में अपनी जान देश के लिए दे दी। वो गिर गया, लेकिन उसका नाम हमेशा अमर हो गया। बाजी राउत ने दिखाया कि देशभक्ति के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। एक छोटे बच्चे ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होकर सबको एक सबक सिखाया। देश पे जान देना सबसे बड़ा गौरव है। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर कहें, जय हिंद, जय भारत।